मॉनसून सत्र की आज बीजेपी बनाएगी रणनीति। बीजेपी विधायक मंडल दल की आज होगी बैठक। बैठक में विपक्ष के सवालों समेत विभिन्न मुद्दों पर होगा मंथन। बागेश्वर में थम गया प्रचार का शोर। जिले की सीमाएं 3 दिन के लिए की गई सील। 5 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। 8 सितंबर को होगी मतगणना। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे पहुंचे देहरादून। बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे श्रीकांत शिंदे। स्वास्थ्य सचिव ने किया स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण। डेंगू पीड़ित मरीजों से मिलकर जाना उनका हाल। सुविधाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। हरिद्वार में बढ़ा डेंगू का प्रकोप। वन दरोगा की हुई मौत। रेंजर और कोतवाल भी हुए अस्पताल में भर्ती। प्रदेश भर में सामान्य से 8% बारिश हुई कम। देरी से विदा होगा मॉनसून। अधिकतर जिलों में हो सकती है कई दौर की बारिश। आप देख रहे हैं किंग न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। हम खबरों से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। बागेश्वर में प्रचार का शोर थम गया है। जिले की सीमाएं 3 दिन के लिए सील कर दी गई हैं और 5 सितंबर को डाले जाएंगे वोट और 8 सितंबर को मतगणना होगी। और आज 188 मतदेय स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियों के रवाना होने की बात सामने आई है। तो पोलिंग पार्टियों के रवाना होने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 सितंबर को मतगणना होगी। तो आज 188 मतदेय स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर देहरादून से है। बागेश्वर में थम गया प्रचार का शोर। तो बागेश्वर में प्रचार का शोर थम गया और जिले की सीमाएं 3 दिन के लिए सील किए जाने की बात सामने आई है। तो जिले की सीमाएं 3 दिन के लिए सील किए जाने के बाद 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 सितंबर को मतगणना होगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज 188 मतदेय स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बागेश्वर में प्रचार का शोर थम गया है। तो बागेश्वर में थमा प्रचार का शोर। जिले की सीमाएं 3 दिन के लिए सील किए जाने की बात सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 सितंबर को होगी मतगणना। तो 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 सितंबर को मतगणना होगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। देहरादून से बागेश्वर में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। तो बागेश्वर में थम चुका है चुनाव प्रचार का शोर। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो चुनाव प्रचार का शोर बागेश्वर में थम चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और देहरादून से खबर। बागेश्वर में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। जिले की सीमाएं 3 दिन के लिए सील किए जाने की बात सामने आई है। तो जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। और यह अहम जानकारी जहां पर बागेश्वर में प्रचार का शोर थम चुका है और जिले की सीमाओं को भी 3 दिन के लिए सील किए जाने की बात सामने आई है। आज 188 मतदेय स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी की बात सामने आई है। तो पोलिंग पार्टियों की रवानगी की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। पोलिंग पार्टियों के रवाना होने की बात। अंकित काला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंकित, जिले की सीमाओं को 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। तैयारियां लगभग सभी पूरी हो चुकी हैं। क्या है पूरी जानकारी आपके पास? बिल्कुल गरिमा, देखिए पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद बागेश्वर में उपचुनाव हो रहा है और ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है। भले ही ये एक सीट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को बताने में कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की मदद करेगी और ये बताने का कि कहीं ना कहीं हर एक दल कोशिश करेगा कि भारी मतों से जीत के साथ ही 2024 के इलेक्शन में जनता का मूड और माहौल क्या है। तो इस लिहाज से ये विधानसभा का जो बागेश्वर का जो उपचुनाव है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब कल इसमें मतदान होना है गरिमा, और 188 मतदान स्थल इसमें बनाए गए हैं।
आज से पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवाना की गई है। और इसके अलावा जो प्रचार है वो कल देर शाम थम गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम जो दिग्गज नेता थे वो उन सभी ने बागेश्वर में डेरा डाला हुआ था। सभी दल अपनी अपनी ओर से जनता को लोक लुभावन घोषणाएं करने से पीछे नहीं हटे और तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी ओर से चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष की ओर से जनता के बीच में जाया गया। लेकिन सत्ता पक्ष अपनी ओर से पूरी विकास को लेकर के बातें कर रहा था और जिस तरीके से अब जनता की बारी है और जो प्रचार प्रसार है वो पूरी तरीके से थम गया है। तमाम जो सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया है। 8 तारीख को इसके परिणाम आएंगे गरिमा। तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों की पूरे उत्तराखंड की इस बागेश्वर उपचुनाव में नजर है और अभी देखना होगा कि कल मतदान इसमें होना है। तो करीब करीब 1,18,000 के करीबन यहाँ पर मतदाता हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और करीबन जो दोनों ही, चाहे वो पुरुष की बात करें महिलाओं की बात करें, दोनों की ही मतदाताओं की संख्या करीब करीब सामान्य है। तो ऐसे में देखना होगा कि ये बागेश्वर का जो उपचुनाव है वो किसको जीत का सेहरा पहनाता है और किसको हार का स्वाद चखाता है, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेगी। बिल्कुल, देखिए इन सबकी नजर जो है वो इस पर बनी हुई है और ये काफी अहम सीट भी हो गई थी। अंकित, अगर बात करें तो इस सीट को लेकर सभी जो दल थे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, इसने अपनी प्रतिष्ठा के तौर पर इसे देखा और ये उपचुनाव पुष्कर सिंह धामी के लिए भी अग्नि परीक्षा के तौर पर, सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है अपने पार्टी प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए। लेकिन अब जनता किस पर विश्वास करेगी, इसका फैसला मतगणना के साथ होगा। बिल्कुल गरिमा, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो उनके नेतृत्व में तो भाजपा काफी चुनाव जीत चुकी है। लेकिन हमें लगता है कि ये चुनाव मुख्यमंत्री से ज्यादा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मारा, उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र का ये विधानसभा है और करण मारा को अभी हाल फिलहाल ही जिम्मेदारी मिली। तो 2024 से पहले कहीं ना कहीं अगर करण मारा इस सीट को जिता देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक जो कद है वो और भी अधिक बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उन पर और भी अधिक भरोसा जताएगा क्योंकि 2024 से पहले संभवतः संगठन में कोई बड़ा बदलाव ना हो। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं करण मारा भी इस चीज को जानते हैं। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो मुख्यमंत्री ने खुद चंपावत के उपचुनाव में भारी मतों के साथ जीत दर्ज करी है। इसके अलावा भी तमाम वो जीत जो है वो पार्टी को दिला चुके हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जो योग्यता है उसको साबित किया है। लेकिन मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके लिए ये उपचुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो करण मारा पिछले लंबे समय से बागेश्वर में डेरा डाले हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे थे, गणेश गोदियाल वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ऐसे अनगिनत कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं क्योंकि उनको वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जानती है कि ये अगर बागेश्वर का उपचुनाव वो अपने पाले में ले आती है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी एक संजीवनी के तौर पर इसे देखा जाएगा और कहीं जो सेंटिमेंट है वो भी उसका भी पता करने में कांग्रेस पार्टी को काफी मदद मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 सितंबर को होगी मतगणना। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून में बागेश्वर में थम गया प्रचार का शोर। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें और जिले की सीमाएं 3 दिन के लिए सील किए जाने की बात सामने आई है। तो जिले की सीमाओं को 3 दिन के लिए सील किया गया है। बागेश्वर से यह आम खबर आपको हम बता दें जहां पर 5 सितंबर को वोटिंग और 8 सितंबर को मतगणना होगी। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी। हालांकि कल शाम प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है। देहरादून में बागेश्वर में अब आपको बता दें कि 3 दिनों के लिए सीमाओं को भी सील कर दिया गया है पूरी तरीके से ताकि सफलतापूर्वक इस चुनाव को पूरा कराया जा सके। बागेश्वर से यह हम खबर आपको हम बता रहे थे। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 सितंबर को होगी मतगणना। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं मानसून सत्र की आज बीजेपी रणनीति बनाएगी। बीजेपी विधायक मंडल दल की आज होगी बैठक में विपक्ष के सवालों समेत विभिन्न मुद्दों पर होगा मंथन। कल से शुरू हो रहा है विधानसभा का मानसून सत्र। तो कल से मानसून सत्र की हो रही शुरुआत। बैठक में विपक्ष के सवालों समेत विभिन्न मुद्दों पर मंथन होगा। तो विभिन्न मुद्दों पर होगा मंथन। कल से शुरू हो रहा है विधानसभा का मानसून सत्र। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मानसून सत्र की आज से बीजेपी रणनीति बनाएगी
तो बीजेपी आज से रणनीति बनाएगी और बीजेपी विधायक मंडल दल की होगी बैठक की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बैठक पे विपक्ष के सवालों समेत विभिन्न मुद्दों पर होगा मंथन। कल से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, तो बैठक में विपक्ष के अलग अलग मुद्दों को लेकर यहां पर बात की बात सामने आ रही है। और कल से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू। और अंकित काला हमारे साथ में जुड़े हुए। अंकित, मॉनसून सत्र की बीजेपी रणनीति बनाएगी आज से, और क्या कुछ नई चीजें सामने आ सकती हैं, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? बिल्कुल गरिमा, देखिए कल से उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। अब सत्ता पक्ष को पता है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। तमाम सवाल जो हैं वो विपक्ष ने अपने पास रखे हैं जो कि सदन में उठाए जाएंगे। अब भाजपा इसका किस तरीके से जवाब देगी, तो इसको देखते हुए विशेषकर जो आज बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, इसमें सभी विधायकों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आग्रह किया जाएगा। इसके अलावा विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए जाएंगे उस पर गहनता से चर्चा की जाएगी। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी की ओर से बेरोजगारी, महंगाई और इसके अलावा करप्शन, बदहाल कानून व्यवस्था, ऐसे तमाम अन्य मुद्दे हैं जो कि सदन में कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के सरकार पर हमला करती हुई नजर आएगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए भाजपा इसका क्या जवाब देगी और कैसे सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा सके, इस पर आज मंथन किया जाएगा। तो देर शाम ये बैठक जो है वो बीजेपी विधानमंडल दल की शुरू होने वाली है। बिल्कुल, विधानमंडल दल की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि बैठक में विपक्ष के सवालों समेत विभिन्न मुद्दों पर मंथन होगा। तो विभिन्न मुद्दों पर होगा मंथन, आम जानकारी। और देहरादून में मॉनसून सत्र की आज बीजेपी रणनीति बनाते नजर आएगी। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी विधायक मंडल दल की आज बैठक होगी। अगली खबर है देहरादून से, जहां स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कोरोनेशन अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने डेंगू पीड़ित मरीजों से मिलकर उनका हाल भी जाना है। इसके साथ ही मरीजों की ओर से प्लेटलेट्स की कमी और ब्लड रिपोर्ट देरी से आने की शिकायत की गई है, जिस पर उन्होंने अस्पताल प्रशासन से नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश किए कि जल्द ही जिले में बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को देखते हुए अस्पताल में सभी सुविधाएं दुरुस्त करें, साथ ही ब्लड रिपोर्ट जल्दी आ सके इसकी भी व्यवस्था की जाए। मैंने आज डेंगू पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी किया और ज़्यादातर जितने भी लोगों से बात हुई उनके द्वारा ये बताया गया कि प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, समय समय पे उनको खाना भी मिल रहा है और प्रॉपर देखभाल उनकी हो रही है। एक चीज़ मैंने जो पाया कि लैब जो है हमें 24/7 हम लोगों को संचालित करना चाहिए, उसके इंस्ट्रक्शंस मैंने CMS साहब को दे दिए हैं। और हमारा लैब जो गवर्नमेंट लैब है यहाँ पे कोरोनेशन अस्पताल में वो लगातार फंक्शन करेगी। अगली खबर है पौड़ी से, जहां पर जिले में आपको बता दें कि हर साल बरसात के चलते कई पुल धराशायी होते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। कई पुल जर्जर हालत में हैं। लोक निर्माण विभाग अधीक्षण अभियंता ने जिले में 19 पुलों को असुरक्षित बताया है और मौसम साफ रहते हुए अभी कुछ धराशायी हुए पुलों को दोबारा से बनाने में लोक निर्माण विभाग जुट गया है, जबकि कुछ पुल पर मरम्मत के कार्य को पूरा करने के लिए विभाग ने शासन से बजट की मांग को लेकर पुलों का प्रस्ताव शासन को भेजा। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि नवंबर तक धराशायी पुल और असुरक्षित पुल की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जो हमारा रोड सेफ्टी ऑडिट के तहत हमने कुछ असुरक्षित ब्रिज पाई गया था, जिसमें 19 ब्रिज पाई गया था, जिसमें कुछ वो ये था। इसमें से एक सुखरूप ब्रिज हमारा सैंक्शन हो चुका है, जिसमें सुरक्षात्मक कार्य कराए जाने हैं। इसका बाकी अन्य जो एस्टिमेट है शासन को प्रेषित किया जा चुका है। इसमें एक पुल हमारा ये बड़कोल्लू पुल वर्ल्ड बैंक में स्वीकृत हो चुका है। इसमें
बाकी एक जो बागाट पुल था, बागाट पुल में हमारा क्लास B-A में हमने ये कार्य प्रारंभ हो गया। इसमें डेट ऑफ स्टार्ट दे दिया था, बरसात के बाद हम इसे पूर्ण कर देंगे। बागाट पुल में सिर्फ वाहनों के लिए अभी बंद है, इसे जैसे ये काम हो जाएगा हमारा बरसात के बाद, क्लास ये लोडिंग हम चेंज कर रहे थे, तो उसके बाद करवा लेंगे। इसे दोबारा वाहनों के लिए आवागमन हो जाएगा। ये अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद उत्तराखंड में भाजपा ने इसरो के वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करने का फैसला लिया है। इसके तहत भाजपा पंचायत स्तर पर वैज्ञानिकों का आभार जताएगी। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि चंद्रयान व सूर्य मिशन में वैज्ञानिकों की सफलता के लिए पार्टी स्तर पर आभार कार्यक्रम आयोजित करेगी। वैज्ञानिकों की उपलब्धि ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। ऐसे में वैज्ञानिकों का आभार जताकर उनका उत्साहवर्धन करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पार्टी ने सभी नियमों, जिला पंचायतों, नगर पालिका, नगर पंचायत और क्षेत्र पंचायत स्तर पर कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से देश के वैज्ञानिकों ने देश को पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है और इसके लिए हम सभी वैज्ञानिकों का भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करते हैं और बधाई देते हैं कि पूरी दुनिया में अंतरिक्ष क्षेत्र में आज हिंदुस्तान का नाम सबसे ऊपर है और चंद्रयान 3 की जो उपलब्धि हमारे देश की है ऐतिहासिक है और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश हमारा देश है। इसके लिए सभी वैज्ञानिकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे ग्राम पंचायत स्तर पर वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त करेगी और निश्चित रूप से इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलने वाली है कि शोध के क्षेत्र में और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अन्य वैज्ञानिक भी इनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। इसी के तहत देहरादून में दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है। इस योजना के लिए सरकार ने तैयारी तेज कर दी है और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिट के लोगो और वेबसाइट की लॉन्चिंग कर दी। मुख्यमंत्री धामी का यह कहना है कि अब तक 16,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। देश के तमाम उद्योगपतियों से बातचीत भी चल रही है, जिसके चलते राज्य में उद्योगों को स्थापित करने में दिक्कतें आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। इसी के तहत सरकार देहरादून में दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है। इस आयोजन के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिट के लोगो और वेबसाइट की लॉन्चिंग कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब तक 16,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। देश के तमाम उद्योगपतियों से बातचीत चल रही है। सरकार ने ऐसे नियमों और कानूनों को भी हटाया है जिसके कारण राज्य में उद्योगों को स्थापित करने में दिक्कतें आ रही थी। राज्य में कानून की स्थिति, राज्य का माहौल और पर्यावरण निवेश के लिए काफी बेहतर है। सरकार की कोशिश है कि वह बड़ा निवेश इस समिट के माध्यम से राज्य में आए। सरकार ने इस समिट से 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। वहीं कांग्रेस ने इस समिट पर सवाल उठाते हुए त्रिवेंद्र रावत के समय में साल 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट की याद दिलाई। साथ ही इस समिट में फिजूल खर्ची भी बताया है। प्रारंभ हो गया है और अभी तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग हमने 25,000 करोड़ का जो लक्ष्य लिया था इसमें हो गई है। और बहुत सारे उद्योग समूह, देश के बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर हमारे लगातार संपर्क में है, लगातार संवाद कर रहे हैं। और 6,000 एकड़ लैंड बैंक इसमें अभी तक बनाया जा चुका है। बहुत सारे जो ऐसे कानून थे, नियम थे जिनके कारण से उद्योगों में कुछ रुकावटें आ रही थी या समस्या पैदा होती थी, सभी को भी हमने हटाया है, सबको समाप्त किया है। और जो नए
प्रावधान है, नए प्रावधान, नए नीति हम लेकर आए हैं। 27 नई नीतियां भी हमने इसमें प्रख्यापित की है। भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमने सुना था त्रिवेंद्र रावत जी उसमें कि 1,40,000 करोड़ के MOU हुए हैं और धरातल पर 20,000 भी नहीं उतरा। अगर उतरा होता तो फिर हमारे युवा दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते और आपकी लाठियों का भाजन न बन रहे होते। तो ऐसे में ये शिगुफे और जुमलेबाजी छोड़िए, जो इन्वेस्टर्स समिट में आप पैसा खर्च करेंगे वो लागत भी हमको वापस मिल जाए, वही गनीमत है। वहीं एक तरफ जहां सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सहारे निवेश को बढ़ाने की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी ओर रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड ने लंबी छलांग लगाई है। 28.6% की वृद्धि के साथ उत्तराखंड देश के टॉप 5 राज्य में से दूसरे नंबर पर आ गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO की ओर से जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल जनवरी से जून 2022 में 1,03,411 लोग फॉर्मल रोजगार से जुड़े थे, जबकि इस साल इसी अवधि में यह संख्या बढ़कर 1,33,023 पर पहुंच गई। ये करीब 28.6% है। EPFO की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री धामी के ऐतिहासिक फैसलों की वजह से उत्तराखंड ने दूसरा नंबर हासिल किया है। वहीं विपक्ष ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए राज्य को बेरोजगारी में नंबर 1 बताया है। देखिए, EPFO ने इस बात से रिपोर्ट तैयार की है, किन बिंदुओं को लेकर की है, कहाँ सर्वे किया है, ये सब देखना पड़ेगा, तब इसमें कुछ प्रतिक्रिया दी जा सकती है। वैसे अगर आप 3-4 साल के आंकड़े निकालते हैं तो बड़ी हास्यास्पद बात है, उत्तराखंड में तो बेरोजगार घूम रहा है। रजिस्टर्ड भी है, अनरजिस्टर्ड भी है। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सब लगा के भी करते हो तो 20 लाख बेरोजगार है इस प्रदेश में। मनरेगा की क्या स्थिति है, ये आपके सामने। रोजगार सृजन कितना हो रहा है, एक मुख्य आधार मनरेगा रोजगार सृजन का है, उसमें कहीं हमें प्रगति नहीं दिखाई दी, तो उसका बजट केंद्र सरकार ने कम कर दिया है। तो कहाँ से रोजगार सृजन हो रहा है, किस तरीके से EPFO ने ये तैयार की है रिपोर्ट, ये इसका जरा विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा, तब कुछ कहा जा सकता है। वैसे हमारे हिसाब से तो बेरोजगारी में उत्तराखंड नंबर 1 पर है। देखिए, जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है, हर वर्ग का विकास हुआ है। हम चाहे रोजगार की दृष्टि से देखें, चाहे विकास की दृष्टि से देखें, हर क्षेत्र में प्रदेश ने ऊंचाइयों को छुआ है। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 2025 तक उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का विजन रखा है, उस विजन के अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के परिणाम स्वरूप आज अगर हम देश में दूसरे स्थान पर रोजगार के राज्य आए हैं और ग्रोथ रेट की हिसाब से भी अगर हम माने तो दूसरे नंबर हमारे देश में हमारे राज्य का नंबर आया है, तो निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य को जिस प्रकार से उनका स्नेह और सहयोग मिल रहा है, और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसको क्रियान्वित करके राज्य के विकास कर रहे हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता के सामने राज्य में निवेश बढ़ाकर जनता को विकास का मॉडल दिखाना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश राज्य में आए ताकि बेरोजगारों के हाथों को रोजगार मिल सके। धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य इस समिट में रखा है। हालांकि विपक्ष साल 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट के बहाने इस समिट पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा क्या धामी सरकार इस समिट से 2.5 लाख करोड़ का निवेश राज्य में करा पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।